नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित उपन्यास निरुपमा का तीसरा भाग लेकर। सुरेश के पिता योगेश बाबू 55 पार कर चुके हैं। गृहस्थी के झंझटों से फुर्सत पाकर घर रहकर योग साधना किया करते हैं। ध्यान सदा सुरेश पर रहता है कि नव युवक गृह युद्ध के दांव पेच भूलकर सहानुभूति में कहीं बहक न जाए। कर्म द्वारा जो संपत्ति अर्जित की है, अज्ञान द्वारा उसकी वृद्धि में रहते हैं। सुरेश पिता का आज्ञाकारी पुत्र है। यद्यपि उसमें 20वीं सदी की संस्कृति रूप दुर्बलता है, फिर भी वह पिता की कृपा और अपने कर्तव्य को दिन भर में कई बार याद करता है। इसका संसार सुख फल वह प्रत्यक्ष भी करता जा रहा है और इसी से होने वाली देवताओं की पूजाएं। निरुपमा योगेश बाबू की सगी भांजी है। उनके बहनोई बाबू रामलोचन के पिता प्रयाग में कार्यवश आकर रहे थे। रहने वाले कलकत्ते के थे। रामलोचन की शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। फिर लखनऊ में योगेश बाबू की बहन से ब्याह। क्रमशः सांसारिक संघात में उभरते हुए रामलोचन बाबू युक्त प्रांत की एक अच्छी स्टेट के मैनेजर हो गए। दीर्घ काल तक इस पद पर रहे और यथेष्ट धन अर्जित किया। जमींदारी में रहता हुआ आदमी जमींदारी ही पसंद करता है। उपार्जित अर्थ का व्यय बाबू रामलोचन ने मौजें खरीदने में किया। मुसल्लम, रामपुर और अवध के 3 और मौजों में कुछ हिस्सा खरीदा। कुल मिलाकर 12,000 की निकासी थी। प्रयाग में पहले से उनका अपना मकान था। लखनऊ में भी कई अच्छे बंगले बनवाए। संतान केवल निरुपमा थी। इधर मैनेजरी से अवसर ग्रहण कर चुके थे। उनकी मृत्यु से 1 साल पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। औरों की तरह उनका भी ससुराल पक्ष प्रबल था। ससुराल वालों का ही विश्वास करते थे। कभी कभी कलकत्ता जाया करते थे। उनके भैया 4 वहाँ थे, पर उन पर विश्वास न था। देवयोग से पत्नी के मरने के 6 महीने बाद खुद भी बीमार पड़े और 6 महीने तक इलाज होता रहा, पर कुछ फल न हुआ। एक दिन निरुपमा को योगेश के हाथ सौंपकर उन्होंने सदा के लिए आंखें मूंद ली। उस समय नीरू 16 साल की थी। एक शादी की बातचीत पहले नीरू की माँ के समय हुई थी। उन्होंने सुधार का इतना ही अर्थ समझा था कि कन्या बालपन पार कर जाए तब उसका ब्याह होना चाहिए, पर उसकी मृत्यु से वह शादी रुक गई। दोष माना गया कि नीरू के पिता का भी देहांत हो गया। योगेश बाबू विचारों से यद्यपि सनातन धर्मी थे, फिर भी नीरू के विवाह के विषय में ब्रह्म समाजी बन गए। कहा आजकल 20 साल से पहले का ब्याह में ही शुमार करने योग्य नहीं। भीतरी उद्देश्य उनका और था, जिसका पता उनके अलावा उनकी पत्नी को भी नहीं लगा। बात यह थी कि रामलोचन की बीमारी में उन्होंने 50,000 का खर्च तैयार किया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी जमींदारी तथा मकान किराए की आमदनी उसी खर्च वाले कर्ज में ब्याज के साथ काटते जाते थे। वह भी इस तरह की 20 रुपये महीने के मुख्तार आम की जगह सुरेश का मासिक वेतन 200 अलग करके और घर के खर्च मामलों मुकदमे में 3 के 13 करते, वह अलग। इस रूप में ब्याज निकालकर 3 साल में सिर्फ 10,000 रुपये असल में कटे थे। बाकी जिन्स असबाब नीरू के घर से उनके घर पहुंचकर कम अंशों में नीरू के रह गए थे। गहने अपनी असलियत खो बैठे थे। उनकी जगह उन्हीं की तरह हल्के दूसरे बनकर आ गए थे। नीरू को ये कुछ मालूम न था। इस सब के संबंध में उसे ज्ञान भी बहुत थोड़ा था। योगेश बाबू के पास इन सब का सच्चा चिट्ठा तैयार था। वे कभी कभी नीरू को सुनाकर कहते, तुम्हारे पिता ने सिर्फ एक जमींदारी पक्की खरीदी है। नीरू हंस देती। व्यंग और अनियोक्ति का इतना पता उसे न था। उसका आदर यथेष्ट था। वह काफ़ी समझदार हो चुकी थी जब उसके माता और पिता स्वर्गवासी हुए। उसे जोरदार धक्का लगा, पर मामा मामी और वहाँ के भाई बहनों के स्नेह में अब वह भूलता जा रहा है।
इधर कुछ दिनों से काफ़ी समझदार होकर वह ऐसा अनुभव कर रही है कि उस ग्रह के वायुमंडल में उसे स्नेह देकर तृप्त कर देने वाला कुछ भी नहीं है। वहाँ एक अभाव जैसा सदा ही बना रहता है। जब से विवाह की बात उठी, यामिनी बाबू की आमद रफ्त बढ़ी और यह अभाव तीव्रता प्राप्त करता गया। जैसे दूर तक विचार करने पर भी सुख का कोई चिन्ह स्पष्ट नहीं देख पड़ता। वह केवल गुरुजनों समाज के अदब कायदों विरासत में मिली वहाँ की संस्कृति का अनुसरण करती जा रही थी, क्योंकि संस्कृति हृदय को संस्कृत नहीं करती, उसके प्रकाश से आई दिव्य अनुभूति प्राणों को श्रम उद्भाषित नहीं करती, उसकी समझ में नहीं आता। पर उसका अपना कोई भी निश्चय नहीं था। वह जैसे बही की उन्हीं की इच्छा पर निर्भर उन्हीं के सुख में सुखी है। यामिनी बाबू योगेश बाबू की साली की ननद के लड़के हैं। बड़ी छानबीन के बाद उनका पता लगाया गया। संपन्न हैं, नीरू के जैसे नहीं। कानपुर में उनके बाबा जज थे, पिता वकील। योगेश बाबू ने इन्हें मुलायजेदार समझकर नीरू के विवाह की बातचीत की। यद्यपि कन्या को देखने भर की स्वतंत्रता बंगाल में दी जाती है, फिर भी इनके विलायती भाव को ताड़कर एक दिन सुरेश से इन्होंने इशारे में ये बातचीत की कि परमहंस रामकृष्ण देव की तपोभूमि दक्षिणेश्वर आजकल बंगालियों के कोर्टशिप की जगह हो रही है। दर्शन का बहाना भर रहता है और अब उतनी बंदिश चल भी नहीं सकती। सुरेश पिता के इंगितों का समझदार हो गया था। कवायद शुरू कर दी। योगेश बाबू का मतलब था, नीरू सुंदरी है, वह विलायती बेवकूफ़ जरूर फंसेगा। जब समझ में आ जाए कि गिरह लग गई, तब इसे कर्ज वाला मामला समझाकर नीरू से पक्की लिखा पढ़ी करा ली जाए। इस तरह सामाजिक कलंक न लगेगा और बनाव न बिगड़ा तो लिखा पढ़ी के बाद इस समय जैसे सुरेश के लिए आमदनी का जरिया होगा। रामलोचन का रुपया जमींदार खरीदने और बंगला बनवाने में खर्च हुआ, ये साफ है। आमदनी वे घूमने फिरने और अनेक मदों में खर्च कर चुके थे। योगेश बाबू 2 मंजिल पर अपने कमरे में बैठे हुए थे। नौकर ने यामिनी बाबू के आने का संदेश दिया। योगेश बाबू ने बुला लाने की आज्ञा दी। यामिनी बाबू ने बड़े भक्तिभाव से प्रणाम किया। अभ्यस्त स्नेह के स्वर से योगेश बाबू ने आदर किया। आओ आओ बेटा, बैठो। सामने की कुर्सी पर नम्रतापूर्वक यामिनी बाबू बैठ गए। योगेश बाबू पहले की तरह गंभीर हो रहे। कुछ देर बाद यामिनी बाबू बोले, मैं कुछ दिनों के लिए कानपुर जा रहा हूँ, मिलने के लिए। स्नेह के स्वर में कहकर मुस्कुराकर वृद्ध ने फरसी की नली संभाली। जी नहीं, सागरह देखते हुए। तो गर्मी की छुट्टियों में यहीं क्यों न रहो? खस की टट्टियों का आराम है। मैं इसलिए पहाड़ नहीं जाता, व्यर्थ खर्च। सिर झुकाकर एक बगल देखने लगे। जी यहीं रहूँगा, भक्त की दृष्टि से ताकते हुए। हाँ, मैंने सुना है कि नीरू भी यही चाहती है। उसी ने कहा है कि शायद तुमसे। पूरी प्रसन्नता से मुंह देखते हुए लजाकर, जी और काम है, कहने लायक हो तो कहो। इसीलिए आया हूँ, रुपयों की जल्द आवश्यकता होगी। एक रेहन की संपत्ति है कानपुर में। कानपुर में? जी, कोई ले ले तो रजिस्ट्री बेच दूंगा, या करार की मियाद पूरी कर चुकी है, दावा कर लूँगा। कैसी संपत्ति है? योगेश बाबू अच्छी तरह पालथी मारकर तन कर बैठे। यामिनी बाबू ने सारा हाल कहा, फिर यह भी बताया कि उन्होंने सुना है कि वह रामपुर का रहने वाला है। कुमार का हाल कहकर नम्रता से मुस्कराए। हाँ, योगेश बाबू ने समझ की सांस छोड़ी। फिर कुछ देर तक यामिनी बाबू को देखते रहे, फिर अपने स्वभाव के अनुसार स्वस्थ होकर स्नेह के स्वर में बोले, कहाँ प्रोफेसरी, कहाँ ये जहमत? कुछ रुककर तुम चाहो तो हम शक्ति भर तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। जी हाँ, मैं तो इसीलिए आया था। बाबा हैं नहीं, सच्ची सलाह आप ही एक देने वाले हैं और सहायक। योगेश बाबू हंसे। कहा, जरा सी अड़चन है, फिर कहेंगे आखिर नीरू की संपत्ति तो तुम्हारी ही संपत्ति है। अभी नीरू के पास भी रुपया नहीं, हंसकर बुढ़ापे के सहारे के लिए कुछ कमा रखा था। तुम कहो तो सुरेश के नाम ये रजिस्ट्री खरीद ली जाए। हम नीरू को कर्ज दें, तुमसे नीरू खरीद ले।
मकान मौके के हैं। अगर आप नीरू को कर्ज देकर उसी के नाम रजिस्ट्री खरीद ले तो बड़ी भारी कृपा हो। अच्छा अच्छा। वृद्ध उसी प्रसन्नता से यामिनी बाबू को देखते रहे। 1 मिनट बाद प्रणाम कर यामिनी बाबू ने चलने की आज्ञा मांगी। अच्छा बेटा, चिंता न करना, कहकर यामिनी बाबू के मुड़ते वृद्ध ने घूरा। कमला निरुपमा की मित्र है। फर्स्ट आर्ट तक दोनों साथ थी। नीरू ने छोड़ दिया, वह बीए में है। पिता ब्राह्मण हैं, उसके भी विचार वैसे ही। बहुत अच्छा गाती है, मिलने आई है। नमस्कार, कमरे में बैठते ही हाथ जोड़कर कहा। नीरू बैठी थी, उठकर खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर वैसे ही नमस्कार किया। चेहरा उतरा हुआ, संभलने की कोशिश की पर बहुत कुछ न संभली। बैठने के लिए कुर्सी ठीक कर दी। आओ बैठो, कहकर मुस्कराई। चिंता की रेखाएं फिर भी खुली रह गईं। कमल संयत होकर बैठ गई। भाई, इस समय बैठने की इच्छा नहीं, तैयार हो लो, कुछ टहल आए। कमल के स्वर से स्नेह की प्रसन्नता नीरू में जगने लगी। उसे बैठे बैठे अच्छा न लग रहा था। ग्रीन रूम की अभिनेत्री की तरह अलस बैठी रही, जिसका पार्ट देर में आने वाला है और जिसमें उसे अभिरुचि नहीं। उठकर हाथ मुंह धोकर साड़ी बदलने गई। कमल स्वभाव से चतुर है, उसका अंदाज़ा ठीक लड़े गलत वह लड़ाती है। उसका अंदाज़ा ठीक लगे गलत वह लेकिन लगाती है। नीरू सुंदरी है, इसीलिए उसके पास प्रेम पत्रों की कमी न होगी, उसने सोचा। इसका आधार था। नीरू को प्रेम पत्र के कारण कॉलेज छोड़ना पड़ा था। राजनीति शास्त्र के लेक्चरर डॉक्टर भड़कंकड़ नीरू के बगल वाले मकान में रहते हैं। नए नए विलायत से आए हैं। उन्हें प्रेम के पवित्र संबंध में किसी प्रकार की रुकावट मनुष्योचित नहीं मालूम होती। प्रेम पाप नहीं है। उन्होंने नीरू को देखकर कॉलेज की छात्रा के ज्ञान से बढ़ी हुई मानकर एक चिट्ठी लिखी, जिसमें अपनी संपत्ति और विवाह की इच्छा प्रकट की। प्रेम के लच्छेदार शब्दों से पत्र सज्जित था। पढ़कर उत्तर लिखने का ढंग नीरू के समझ में नहीं आया। उसने पत्र मामा के हाथ रखा। मामा ने नीरू का कॉलेज जाना बंद कर दिया। कमल के लिए ये सब मजाक न था। कमल के लिए यह कम मजाक न था। वह नीरू की सरलता दिव्यता पर तुष्ट थी, पर वह यह नहीं समझी कि मामा ने भड़कंकड़ के पत्र में नीरू के प्रति उसके प्रेम की अपेक्षा नीरू की जमींदारी पर पड़ी उसकी दृष्टि को ज़्यादा साफ देखा था। साथ साथ ये भी सोचा था कि जो भक्ति मामा के प्रति उसकी है, उसकी रक्षा मामा के लिए पहले आवश्यक है। कमल उठकर टेबल के ड्रायर खोलने लगी। बंद कर सिराने के तकिए पर तला देखा। अंदाज ठीक लगा। एक पत्र पड़ा था, निकाल कर पढ़ने लगी। नाम और पता देखकर मुस्कुराकर उसी तरह रख दिया। भले मानस की तरह कुर्सी पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगी। नीरू तैयार होकर आई। कहाँ चलना है, मुस्कुराकर पूछा। कहीं नहीं, गोमती साइड तक टहल आए, पर लौट कर गाना गाना होगा। हाँ हाँ, समय बड़ा अच्छा है, कहकर कमल हंसी। नीरू सरल दृष्टि से देखती रही। आईने में एक बार चेहरा देखकर कमल निरुपमा को लेकर बाहर निकली। देर तक कोई बातचीत नहीं हुई। सीधी निगाह रास्ता देखती हुई दोनों गोमती की तरफ चली। केसर बाग पार हो गया। लोगों की भीड़ घट गई। इक्के दुक्के रह गए कभी कभी आते हुए। आजकल तुम्हारे रोमांस का क्या हाल है, खुली हुई कमल ने पूछा। क्या रोमांस? नीरू ने लजाकर मुस्कुराकर पूछा। वही भड़कंकड़ वाला। भाई तुम्हें हमसे ज़्यादा आज़ादी है। हमें बहुत वक्त नहीं, अक्सर घर वालों की मर्जी पर रहना पड़ता है। अच्छा, तो इधर कोई मर्जी वाला रोमांस तो बतलाओ। निरुपमा मुस्कुराकर कमल को देखने लगी। इसी तरह मुस्कुराती देखती रहो, यही मैं चाहती हूँ। निरुपमा को मर्म तक गुदगुदाकर उभारने के लिए कमल ने कहा। अगर कोई प्रसंग चल रहा है तो उससे तुम सुखी हो, इसके ये मानी है, यानी केवल तुम्हारे घर वालों की मर्जी नहीं। कमल की यानी से निरुपमा को हंसी आ गई। मजाक में पूछा, अर्थात? और तेज होकर कमल बोली, अर्थात उससे तुम्हारे मामा नहीं शादी कर रहे। निरुपमा समझकर चुप हो गई।
कमल ने बनावटी क्रोध से कहा, देखो विवाह मजाक नहीं, एक जिंदगी भर का उत्तरदायित्व है। बिना समझे, बिना मन मिले सोचती हुई बोली, तुम मेरी सखी हो, मुझसे छिपाना ठीक नहीं, मैं तुम्हारा उपकार कर सकती हूँ। कहकर उत्तर की प्रत्याशा में कृत्रिम गंभीर हो गई। वह निरुपमा से उसके प्रेम और विवाह की कथा सुनकर सुखी होना चाहती थी और दुख में साथ देना एक सच्ची सखी की तरह। नीरू को कष्ट होने लगा। वह विवाह मनोकूल नहीं, फिर भी वह कह नहीं सकती। कुमार वाला प्रसंग जिसका सत्य की प्रीति से आगमन हुआ, वह किसी तरह कह नहीं सकती। समझ रही है खुलकर अपने गौरव प्रतिष्ठा और मर्यादा से छाह में आने वाले भरे घड़े की तरह सूर्य के बिंब से रहित हो जाएगी। रुख न मिलाती हुई संयत होकर बोली, भाई हम लोगों की कोई अपनी मर्जी नहीं होती, पर प्राणों की होती है। कमल का मजाक वाला भाव बदल गया। निरुपमा कुछ विचलित हुई पर संभल गई। कमल कहती गई, तुम्हारी संस्कृति की छाप तुम पर गहरी होती जा रही है और इसीलिए अपने यहाँ की पर्दा प्रथा वाली देवियों को जैसे तुम इस प्रसंग को पर्दे में रखना चाहती हो, पर ये अगर प्राणों पर पड़ता हुआ पर्दा है तो निश्चय ये सदा के लिए पड़ा ही रह जाएगा। हाँ, यह तो। निरुपमा लजाकर बोली, यानी और क्या, तुम ठीक कहती हो। बदल गई। नीरू कमल स्नेह के आवेश में आ गई। मैंने बाबा से बहुत तरह की बातें तुम्हारे और तुम्हारे मामा के संबंध में सुनी हैं, पर तुमसे कही नहीं। निरुपमा जीती। हृदय को दबाकर संभली हुई सखी के हृदय को खोल दिया। स्नेह से हाथ पकड़कर कहा, जो तुमने मुझसे छिपाया, यह स्नेह का व्यवहार न था। हो न हो, पर आज इसलिए मैं तुमसे मिलने आई थी। यामिनी बाबू से तुम्हारा विवाह हो रहा है, ये लखनऊ भर के बंगाली जानते हैं। मैंने एक चिट्ठी उनकी तुम्हारे तकिए के नीचे देखी है, पढ़ी भी है, इसलिए जानना चाहती हूँ कि ये विवाह तुम कर रही हो या तुम्हारे मामा कर रहे हैं। इसलिए मैं नहीं कह पा रही थी कि भगवान ने पुनरुक्ति से बचा लिया। मेरे कहने से पहले सब कुछ मालूम ही कर चुकी हो। मेरा जो कहना है वह मैं कह चुकी हूँ। और तुम जानती हो कि क्लास की लड़कियों के नाटक में प्रेम की बातें सुनकर मैं हंसती थी। भड़ कंकड़ साहब को क्या सूझा, बैठे बिठाए मेरा पढ़ना बंद करा दिया। कमल खुलकर हंसी। उसे तो तुम अपना मनोभाव लिखकर भले आदमी की तरह उत्तर दे सकती थी। मामा को पत्र दिखाने की क्या बात थी। अब क्या बताऊं मेरी गलती, उत्तर ना भी देती। निरुपमा शून्य दृष्टि से कुछ देर तक रेजिडेंसी की ओर देखती रही, फिर कहा, अच्छा कौन सी बातें तुमने अपने बाबा से सुनी हैं। तुम्हारे मामा पर बाबा विश्वास नहीं करते। उनका ख्याल है तुम्हारी जमींदारी पर तुम्हारे मामा की मामूली निगाह नहीं, पर मामा मेरी जमींदारी ले तो सकते नहीं, जमींदारी की आमदनी तो ले सकते हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी जमींदारी की कितनी आय है और तुम्हारे बाबा के देहांत के बाद अब तक कितना रुपया तुम्हारे नाम जमा हुआ। निकासी वगैरह तो मालूम है, क्योंकि बाबा के वक्त इसकी काफ़ी बातचीत सुन चुकी हूँ। मामा काम संभाले हुए हैं, कुछ कहने सुनने की उन्होंने कोई ज़रूरत नहीं समझी होगी। सीधे कहकर निरुपमा विचार में पड़ गई, जैसे यह एक बात ध्यान देने की हो। अंधेरा अच्छी तरह नहीं हुआ। दोनों गोमती के किनारे किनारे छतर मंजिल की सड़क की तरफ से लौटी एक खाली तांगा आता हुआ देख पड़ा। निरुपमा ने हाथ उठाया, तांगा खड़ा हो गया। थक गई हूँ, कमल से बोली, जल्द लौट चले। अभी तुम्हारा गाना सुनना है, फिर जल्द भिजवा देना है। जल्द भिजवा देना है क्यों? बैठती हुई कमल ने पूछा। क्या यामिनी बाबू आने वाले हैं? बंगला में बोली तांगे वाले के ना समझने के निश्चय से। यामिनी बाबू से मैं घर में नहीं, सिकंदर बाग में मिलती हूँ। कमल जोर से हंसी। उसके गुप्त दान का फल मिला। पूछा, तो तुम खुश हो? मुझे खुश करने के लिए यह तो मानती हो? नहीं, संभल कर खेलना है। दादा मैच मेकर है। कमल संध्या के पश्चिमा आकाश की तरह रंग गई। पूछा, कैसे? तुम्हें बाग तक साथ ले जाकर छोड़ देते हैं, फिर यामिनी बाबू प्रेम की कविता सुनाते हैं। क्या कहते हैं? भाई, ये सब मुझसे ना बनेगा। एक प्रेम का नाटक पढ़ो ना। पढ़ तो 50 चुकी हूँ, पार्ट भी कर चुकी हूँ। भाई, ये सब मुझसे ना बनेगा। एक प्रेम का नाटक पढ़ो ना। पढ़ तो 50 चुकी हूँ, पार्ट भी कर चुकी हूँ।
पढ़ तो 50 चुकी होगी, पार्ट भी कर चुकी हो। तुम्हें लगता कैसा? जैसे वहाँ की तरह तरह की चिड़ियों की बोली सुनी, एक स्वर यामिनी बाबू का भी सुना। तो इन्हीं से विवाह का निश्चय है। संदेह तो कहीं भी नहीं देखती अपने मन में, वहाँ भी नहीं। नीरू ने कमल को स्नेहपूर्वक विदा किया। कमल से वह कुछ खुल गई, इसके लिए मन में कुछ लज्जित हुई, पर कमल उसकी हिताकांक्षणी है सोचकर आश्वस्त हुई। ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना ठीक नहीं। आखिर ये गीत हर बंगाली के गले पर है। कैसी पर्दगी है, और वह पर्दा करती है। उसके समाज में वर पक्ष अच्छी तरह कन्या को देख सकता है, पर कन्या के लिए ये आज़ादी नहीं है। विवाह जैसे केवल वर का हो रहा है, वह भी हर तरह वरेण्य है। यामिनी बाबू उसके मनोनीत नहीं है। जिससे विवाह करना है, पर उसे मनोनीत का विवाह करना है। वह यंत्र की तरह है, स्वेच्छानुसार छेड़ कर राग मिलाए, यह संस्कृति। उपाय के लिए सोचा, पर चारों ओर मामा नजर आए। मामा के लिए जैसा कहा जाता है, कमल जैसा कह गई है, मुमकिन है सच हो। उसे हृदय में आश्वस्त मिली। ये वह मालूम कर चुकी है, ये भी देख चुकी है। वैषयिक बातचीत उसकी जमींदारी के संबंध की अगर कुछ होती रहती थी और उस समय वहाँ वह जाती थी तो बंद हो जाती थी। उसे ये भी नहीं मालूम कि अब तक कितना रुपया जमा हुआ। उसे रुपए की भूख नहीं, जमींदारी थी। वह भी पिता की स्मृति के रूप में न मिली होती तो वह न चाहती। सत्य के मार्ग पर वह मामा और सुरेश दादा को सभी कुछ दे सकती है, पर इस तरह की कलुषित भावना लोगों में क्यों फैली है? अब यह स्वार्थ और परार्थ को अच्छी तरह समझने लगी है। उसकी जमींदारी में उसी की, जबकि वह है उसी की, जहाँ रियाया है। स्वार्थ का बर्ताव प्रबल है या परार्थ का, वह नहीं जानती। परार्थ का बर्ताव किया जाए तो अच्छी तरह किया जा सकता है, क्योंकि उसका खर्च बहुत थोड़ा है। कृष्ण कुमार का क्या हाल है? उसी की जमींदारी का रहने वाला है। निरुपमा में एक भेद पैदा हो गया। समस्त सात्विकता जिसे असात्विक प्रभाव पड़ता है, समस्त सात्विकता जिसे असात्विक प्रभाव पड़ता हुआ आवृत कर रहा था, जैसे एक साथ जगकर केंद्रीभूत हो विचार में बदल गई। उसे मालूम हुआ घर वालों की आंखों में वह किशोरी थी और अपने को भी वैसी ही समझती थी। यह भ्रम था। वह समय बहुत समय हुआ पार हो चुका है। वह राय रखती है। सुबह उठकर हाथ मुंह धोकर निरुपमा बैठी थी कि उसकी दासी ने आकर कहा, मामा बाबू बुलाते हैं। निरुपमा उठकर मामा के पास चली। कमरे में उनकी गद्दी के बगल में बैठकर नत आंखों से पूछा, माँ आ गई? योगेश बाबू एक हिसाब देख रहे थे। निगाह उठाकर कहा, बैठो, काम है, अभी कहता हूँ। फिर हिसाब देखने लगे। नीरू चुपचाप बैठ गई। कुछ देर में योगेश बाबू निवृत्त हो गए। स्नेह की दृष्टि से नत नीरू को देखते रहे। फिर कहा, माँ, अब तक तो तुम्हारे नौकर की तरह तुम्हारा काम करता रहा, पर अब वृद्ध हो गया हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ। तुम्हें समझा दूँ, तुम मालकिन की तरह अपनी आज्ञा धारण करो। आखिर अब बहुत दिन तो है नहीं। योगेश बाबू नीरू को देखकर मुस्कराए। इस स्नेह स्वर में फर्क नहीं हो सकता। नीरू ने निश्चय किया, लोग यूं ही दूसरों को नीचा दिखाने के आदी हैं। स्नेह से उमड़कर नम्र हंसकर मामा को सरल दृष्टि से, वही जो किशोरी की दृष्टि थी, देखकर बोली, आज्ञा कीजिए। वृद्ध फिर हंसे। मैं तुम्हें देखता हूँ तो रानी की याद आ जाती है। रानी निरुपमा की माता का नाम था। तुम्हें सुखी करके मैं स्वर्ग का भागी होऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है। नीरू वैसे ही सरल दृष्टि से देखती रही। आज तक तुमने नहीं कहा। वृद्ध गंभीर हो गए। जरूरत भी नहीं थी, अब है, क्योंकि संपत्ति विषय में भी तुम्हें संभाल देना है। नली मुँह से लगाकर धीरे धीरे कई कस खींचे। यामिनी को रुपए की जरूरत है। निरुपमा को संभल कर जैसे अच्छी तरह विषय में प्रवेश करना चाहती है। भाव को और भी तेज दृष्टि से देखने लगी। वृद्ध कहते गए, कभी कभी हाथ खाली हो जाता है। तुम्हारे पिता बीमार पड़े थे, तब पास कुछ नहीं था। निरुपमा को भीतर से जैसे किसी ने हिला दिया। निरुपमा को भीतर से जैसे किसी ने हिला दिया। कमल की बात याद आई। वृद्ध धीरे धीरे सारी कथा कह गए। फिर रुपए लेने के संबंध में यामिनी बाबू की इच्छा प्रकट की। फिर हंसे। कहा, तुम्हें यामिनी बाबू के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है।
निरुपमा के मुख पर विकार न था। अपनी सांपत्तिक मर्यादा और ऋण की क्षुद्रता समझकर वह चंचल न हुई। केवल इस विषय में दूसरों की दूरदर्शिता उसे याद आती रही। माँ, तुम्हें समझा देना मेरा काम था। मेरे पास बहुत कुछ तो है नहीं, इसी पर मेरा बुढ़ापा और तुम्हारे भाई बहनों का भविष्य निर्भर है। नहीं तो तुम्हारे पिता मेरे ऊपर थोड़े ही थे। जी नहीं, मैं तो सोचती हूँ दादा के लिए मैं इससे भी कुछ अच्छी व्यवस्था कर दूँ। यह मैं जानता हूँ तुम्हारा प्यार सभी को जता देता है, पर तुम्हारा दादा तुम्हें फूफू की लड़की थोड़े ही समझता है। नीरू मुस्कुराकर बोली, रामपुर में बाबा ने डेरे की जगह रहने लायक एक अच्छा घर बनवाया था। हाँ, वह अब भी है। मेरा विचार है एक दिन रामपुर रह आऊँ। लेकिन वृद्ध सोचते हुए बोले, बड़ी दिक्कत होगी, गर्मी है। देहात में तुम्हें अच्छा न लगेगा। वहाँ मिलने वाली भी कोई नहीं। अकेली, फिर हिंदुस्तानी हमें कुछ नीची निगाह से देखते हैं। हंसकर बोले, मछली का तो वहाँ अध्याय समाप्त है। बाबू के साथ मैं एक बार हो आई हूँ। मेरा खूब जी लगता है। देहात की हवा अच्छी होती है और अभी नहीं, जून में जाना चाहती हूँ। आमों की फसल होगी। अच्छा, धीमे स्वर में योगेश बाबू बोले, तुम्हारे दादा साथ जाएंगे। और नीली। तो अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित उपन्यास निरुपमा का कथानक। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।